नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग उपनिषद। पिछले वाले क्लास में हमारा जो टॉपिक था, हालांकि मेन टॉपिक तो हमारा था द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि बुद्धा कौन था, उनका जीवन किस प्रकार का था, सब कुछ हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर बुद्धा ने हम लोगों को सिखाया क्या है, मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या था, उन्होंने क्या सिखाया हम लोगों को। उन्होंने बताया हम लोगों को कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किन प्रकार की चीज़ों को हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्धा ने क्या बताया था कि हम लोग कभी खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारा जो लालच है वो बहुत ही बड़ा है। जब हमारा एक चीज़ पूरा हो जाता है हमारा लालच और बढ़ जाता है, वो पूरा होता है लालच उससे भी दुगुना बढ़ जाता है कि काश और होता और होता और होता। इसी के चलते हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब बुद्धा ने बताया हम लोगों को कि आखिर हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उपनिषद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है, तो आराम से इसको हम लोग समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, implies that listening closely to the guru or a spiritual leader, a teacher who has the basic knowledge about the universe। देखो, उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु या फिर अपने टीचर जो भी हैं, मतलब आपका टीचर, गुरु, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, उनके पास ध्यान से बैठ के चीज़ों को सुनना, यही हमारा कहलाता है उपनिषद। जैसे आज के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको चीज़ों को सिखाते हैं, हम आपको मैथ बताते हैं, साइंस, एसएसटी, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आपके लिए हम क्या हुए बताइए? टीचर हुए ना। और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बैठ के सुनते हैं। इसका मतलब हम लोग एक तरीके से क्या फॉलो कर रहे हैं? उपनिषद फॉलो कर रहे हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है इंग्लिश में अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इसी का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? इसी का मतलब हिंदी में होता है कि अपने टीचर, अपने गुरु के पास ध्यान से, शांति से बैठना और उनके बातों को सुनना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं उपनिषद। या फिर केवल टीचर ही नहीं, केवल गुरु ही नहीं, उनके पास भी आप बैठ सकते हैं जिनको कि किसी चीज़ के बारे में गहरा नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आपको जानना हो कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या किस प्रकार का देश दुनिया है, और यदि वो आदमी कोई आपको बता रहा है तो वो भी आपका एक उपनिषद का हिस्सा ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जिससे भी आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, चाहे वो आपका टीचर हो सकता है, चाहे आपका वो भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, वो हमारा उपनिषद ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन उपनिषद जनरली आइडियाज वेर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स लाइक बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो पुराने ज़माने के जो उपनिषद हुआ करते थे, मतलब पुराने ज़माने में जो एक तरीके से बातचीत होता था एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो डायलॉग के बीच में मिलता है। जैसे मतलब आज के ज़माने में जब खुदाई किया गया तो ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे किताब हम लोगों को मिले हैं, ऐसे ऐसे किताब मिले हैं जिसमें उपनिषद के बारे में जिक्र हुआ है। मतलब, और जिक्र भी किस रूप में हुआ है? डायलॉग के रूप में हुआ है। मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन जो होता है ना, बातचीत होता है, उस जरिए से हम लोगों को पता चला है कि उस समय पे भी उपनिषद चलता था। मतलब उस समय पर भी टीचर अपने स्टूडेंट को बैठा के चीज़ों को समझाते थे। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आज जो हम लोगों को उपनिषद मिल रहा है पुराने ज़माने का, वो किस रूप में मिलता है? डायलॉग के रूप में मिलता है। डायलॉग का मतलब हुआ कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन का मतलब हुआ दो आदमी के बीच में बातचीत के रूप में मिलता है। मतलब उस समय के उपनिषद को यदि आप आज खोल के देखेंगे तो उसमें जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बातचीत का तरीका दिखेगा उसमें। मतलब टीचर स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट फिर उधर से कुछ सवाल कर रहा है, इस प्रकार का डायलॉग वाला सिस्टम उसमें देखने को मिलता है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। तो ज़्यादातर जो लोग उस समय पे टीचर हुआ करते थे, या फिर जो उस समय पे कन्वर्सेशन के रूप में जिनका बात लिखा जाता था, वो अधिकतर ब्राह्मण और राजा होते थे।
देखो ब्राह्मण और राजा के बातों को ही उस समय पे किताबों में लिखा जाता था। बताओ क्यों? गरीब लोगों को क्यों नहीं लिखा जाता था? क्योंकि उस समय पे गरीब आदमी का उतना कुछ वैल्यू नहीं हुआ करता था। तो जो राजा बोला, जो ब्राह्मण बोला, उन्हीं को उन लोगों ने किताबों में लिख दिया डायलॉग के रूप में, और वो जब खुदाई किया गया आज के समय में तो वही हम लोगों को मिलता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे। थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स इवन आफ्टर डेथ। बहुत सारे थिंकर का मतलब हुआ जिनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उनका तो ये भी मानना है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ चीज़ ज़रूर है जो डेथ के बाद भी रह जाता है। मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका आत्मा नहीं गया, ऐसा हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में, बोलचाल में हम लोग ऐसे कई बार हंसी मजाक में बोल देते हैं कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका आत्मा नहीं गया। या फिर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का, जो उसका बिहेवियर था, वो है हमारे पास आज तक, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बड़े बड़े थिंकर का मानना आज भी यही है कि इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ ऐसा है जो कि क्या है, परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, आगे। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा। देखो वही बात है जो हमने बोला, आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन हम लोग जो एक आम भाषा से परिचित हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, वो क्या है, आत्मा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं जनरली अपने आम भाषा में कि आदमी चला गया लेकिन उसका आत्मा हमारे पास है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वो हमारे बड़े बड़े थिंकर ने पहले ही कह दिया था कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका कुछ ना कुछ चीज़ जो है जो इसी जगह पर रह जाता है। ठीक ना, उसको आप आत्मा बोल सकते हैं, या फिर आप उसको इंडिविजुअल सोल बोल सकते हैं, ब्राह्मण बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सोल बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं आत्मा, तो आत्मा ही बोलते हैं जनरली, है ना। आगे, दे बिलीव्ड दैट बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेर वन। इनका मानना यह है कि जो ब्राह्मण है या फिर जो आत्मा है, दोनों क्या है, सेम है, एक ही है। अच्छा बताओ, आज के ज़माने में हम लोग, उस समय पे भी और आज के ज़माने में भी हम लोग ब्राह्मण को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को यहाँ पे आत्मा से कनेक्ट किया गया है। आप आत्मा बोलो या ब्राह्मण बोलो, दोनों का मतलब और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग ब्राह्मण को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है ना, आगे। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. Later, it was became the part of Vedic text. तो बहुत सारे ऐसे हैं, बात है, कन्वर्सेशन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया उस समय पे, और आज भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और आगे चल के उसको बहुत ही धार्मिक ग्रंथ में इंक्लूड कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। ठीक है, आगे। Many of the ideas of the Upanishads were often developed by the famous thinker शंकराचार्य। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि बहुत महान थिंकर थे, जो कि बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जिनका नाम था शंकराचार्य। इन्होंने भी बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को दिए हैं, पुराने किताबों में इनका जिक्र दिखता है हम लोगों को, जो कि बहुत अच्छा इनका पढ़ने में भी लगता है और बहुत अच्छा ज्ञान भी हम लोगों को देते थे उस समय पे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो उपनिषद का मतलब हुआ सिंपल सा, जिस भी चीज़ से या फिर जिस भी लोगों से आपको नॉलेज मिले वही हमारा कहला गया उपनिषद। ठीक है, आगे बात करते हैं गर्गी के बारे में। गर्गी क्या था भाई, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गर्गी क्या था, देखो, देयर वॉज अ वोमेन थिंकर गर्गी। गर्गी कुछ खास नहीं है, बेसिकली एक महिला थिंकर है। महिला थिंकर का मतलब हुआ एक ऐसी महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान थी। समझ में आ रही है? थिंकर का मतलब भी होता है इनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो गर्गी एक महिला थी जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज था। सी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, मतलब ये अपने ज्ञान को लेकर ही इतना ज़्यादा फेमस थी। कहने का मतलब इसके पास ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, आगे। सी पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब हुआ राजा का दरबार। राजा के दरबार में जब बहस होता था तो वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करती थी। बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस का मतलब
कुछ हम पूछेंगे उसका जवाब तुम दोगे, कुछ तुम पूछोगे उसका जवाब हम देंगे, इस प्रकार का डिबेट होता है। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा विद्वान महिला थी जिन्होंने सोसाइटी को एक तरीके से बदल के रख दिया था। उस समय पे लोगों को अलग अलग विचार देते थे। अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे अगला है सत्यकामा जवाला। सत्यकामा जवाला क्या था, जरा इसके बारे में भी देखा जाए। हिज नेम्ड वाज आफ्टर हिज मदर द स्लेव वोमेन जबाली, जो भी आप बोल सकते हैं, जबाली बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इनका जो नाम पड़ा है इनके मदर के नाम पे ही पड़ा है। इनका मदर का जो नाम था वो जबाली ही था, तो इनका भी नाम पड़ गया सत्यकामा जबाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो माँ थी वो स्लेव थी, और स्लेव का मतलब होता है गुलाम, जो दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, आगे ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। सत्यकामा जवाला का एक बहुत ही इच्छा होता था कि ये हकीकत जाने। हकीकत का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे का कहानी क्या है। जैसे देखो, आज भी बहुत सारे लोग ना भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं है। तो जो लोग भगवान को नहीं देखे वो क्या करते हैं, भगवान के बारे में खोजते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगता था कि राम सेतु है ही नहीं, फिर रिसर्च किया गया तब पता चला कि नहीं, राम सेतु वाकई में था और अभी भी है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा पानी में दब गया है, बस समुद्र के नीचे चला गया है। समझ में आ रही है बात? चलो वही बात था। तो ये जो सत्यकामा जवाला थे, इनको चीज़ों को जानने का बड़ा शौक होता था। मतलब ये किसी भी चीज़ को बंद आंख करके विश्वास नहीं करते थे। किसी भी चीज़ को ऊपर दिए विश्वास करते थे, उसके बारे में पहले रिसर्च करते थे, खोजबीन करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। आगे he was accepted as a student by a Brahmin teacher and named गौतमा। मतलब एक बहुत बड़े ब्राह्मण टीचर थे, इनका नाम गौतमा था, गौतम नाम था बेसिकली। उन्होंने इनको अपना स्टूडेंट मान लिया था। मतलब अच्छे इंसान थे तो बोला कि ठीक है हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको सिखाएंगे, स्टूडेंट बन गए। ठीक है, आगे ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ दैट टाइम। उस समय के ज़माने के ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। ठीक है, चलिए तो सत्यकामा जवाला के बारे में भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा जैनिज्म। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।